गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग फ्रॉम जापान ओकिनावा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओकिनावा सिटी के अंदर और कल मैंने जो है वो एक्वेरियम का टूर किया था और एक्वेरियम यहाँ से इतनी दूर है, नाहा सिटी के अंदर मैं हूँ ओकिनावा में, और यहाँ से जो है वो तकरीबन 3-3.5 घंटे की बस थी जाने के लिए और वापसी आने के लिए भी जो मुझे जो है वो 3-3.5 घंटे लगे। तो कल का दिन जो है वो पूरा बस में ही ज़ाया हो गया, क्योंकि आधा दिन बस में निकल गया और 4-5 घंटे मैंने एक्वेरियम में गुजार दिए, तो बाकी जो है वो कुछ करने को बचा नहीं। तो इसीलिए मैं जो है वो यहाँ पे आके फिर हॉस्टल में सो गया था और मैंने 2 दिन का हॉस्टल कर लिया है, क्योंकि कल रात को आज रात को जो है वो हॉस्टल में मैं रुकूँगा और कल मेरी फ़्लाइट है फुकुओका जापान की। तो फुकुओका जो है वो मेनलैंड जापान है, बिल्कुल साउथ के अंदर, और फिर मैं फुकुओका से जो है वो ट्रैवल करूँगा टोक्यो तक। तो आज का दिन मेरे पास कुछ खास करने को नहीं है, सिर्फ मैं जो है वो ओकिनावा में यहाँ पे अपना दिन जो है वो एक क्या कहते हैं एक्सप्लोर करूँगा, यहाँ के शॉपिंग मॉल्स वगैरह, यहाँ की जो है सिटी सेंटर की साइट सीइंग वगैरह और खाना वगैरह खाऊँगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड, बहुत ज़्यादा सफाई है यहाँ पे, और इवन के जो हॉस्टल में मैं रुका हूँ इतना साफ़ सुथरा हॉस्टल है कि मेरे ख्याल से साउथ ईस्ट एशिया में ये अभी तक का सबसे साफ़ सुथरा हॉस्टल था। इवन जहाँ के बाथरूम्स वगैरह और बेड्स इतने साफ़ हैं कि आपको जो है वो 5 स्टार होटल के अंदर भी इतने साफ़ सुथरे बेड नहीं मिलते यूरोप के अंदर, जितनी सफाई यहाँ पे थी। और ये आप लोगों को जो है वो क्या कहते हैं फ्री टूथब्रश, ईयरबड्स, टॉवल, स्लीपर्स भी इवन देते हैं आपको, और बहुत ज़्यादा रूल्स हैं यहाँ पे जापान के अंदर। स्पेशली अगर आप हॉस्टल में रुकते हो तो इतने ज़्यादा रूल्स हैं कि आपको जो है वो शूज़ हॉस्टल से बाहर फ्लोर पे उतारने पड़ते हैं, फिर आपको जो है वो एक स्लीपर्स दे देते हैं पहनने के लिए। सब बाथरूम के स्लीपर्स अलग हैं। उसके अलावा अगर आपने बेड पे जाना है तो कुछ खाने पीने का सामान लेके नहीं जाना, खाने पीने का एरिया अलग बना हुआ है। और शाम को जो है वो 10 बजे के बाद आपने जो है वो किसी से बात नहीं करनी, शोर नहीं करना हॉस्टल के अंदर। मतलब बहुत ही ज़्यादा रूल्स हैं। और इवन के जापान के अंदर ये भी रूल है कि अगर आपने सड़क पे इस तरह चलना है, तो सड़क पे चलते हुए आपने कुछ खाना पीना नहीं है, तो उसका जो है वो बहुत हैवी फ़ाइन है। तो इवन यहाँ पे किसी को भी मैंने जो है वो सिगरेट पीते हुए नहीं देखा रोड के ऊपर। स्पेशली मेरे ख्याल से एक स्ट्रीट के अंदर एक जगह बनी होती है, वहाँ पे खड़े होकर जो है वो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। और पूरे जापान में अभी तक जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ कोई डस्टबिन नहीं है, एक भी डस्टबिन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो भी उनका कचरा होता है वो कचरा अपने साथ बैग में रखते हैं और घर जाके अपना कचरा फेंकते हैं। मतलब स्ट्रीट के ऊपर डस्टबिन के नाम कुछ चीज़ है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे इतनी सफाई है कि इवन आप जहाँ भी देखोगे, जिस भी जगह पे, इवन जो एक गंदी से गंदी गली भी है ना, छोटी गली, वो भी आपको इतनी साफ़ मिलेगी कि उसमें एक मिट्टी का एक ज़र्रा भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सफाई के मामले में ये लोग जो है ना जापानीज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और जगह जगह यहाँ पे जो है वो वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, खाने पीने का हर चीज़ आपको 24/7 आपको अवेलेबल है। और 7-Eleven जो दुकान है वो खुली होती है यहाँ पे। और अच्छा, ओकिनावा के अंदर मैंने ये चीज़ नोट करी है कि ओकिनावा में बहुत सारे नेपाली हैं यहाँ पे मेरे ख्याल जिस एरिया में रुका हुआ हूँ 8 से 10 नेपाली रेस्टोरेंट्स हैं और नेपाली लोग बहुत हैं यहाँ। मुझे कोई इंडियन नहीं दिखा, कोई फॉरेनर नहीं दिखा अभी तक, पाकिस्तान से तो कोई भी नहीं दिखा, और लोकल लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे ओकिनावा में। तो बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, सुकून वाला आइलैंड है बिल्कुल, ना ज़्यादा टूरिस्ट हैं ना कोई शोर शराबा कुछ नहीं। तो रिलैक्स करने के लिए बेहतरीन सिटी है। और यहाँ का समंदर जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मसला ये है कि जो खूबसूरत बीचेस और कोरल्स वगैरह हैं वो हैं ओकिनावा के नॉर्थ में, जहाँ पे कल मैं एक्वेरियम में गया था। और वहाँ पे ये मसला था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिजॉर्ट्स बने हुए थे या फिर होटल्स बने हुए वहाँ पे, और होटल्स की प्राइसेस जो है वो तकरीबन $200 या $300 से स्टार्ट होती हैं। वहाँ पे कोई हॉस्टल वगैरह नहीं था। मेरा प्लान ये था कि कल मैं वहाँ जाके होटल में रुकूँ या हॉस्टल में रुकूँ सॉरी,
क्योंकि मुझे बजट के साथ चलना है पूरा, क्योंकि मुझे अभी जो है 15 दिन और ट्रैवल करना है जापान में। तो जापान इज़ अ एक्सपेंसिव कंट्री, तो हॉस्टल्स कोई भी अवेलेबल नहीं था, और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है। ओकिनावा में, जापान में आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है सिटीज़ के अंदर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये जो इनका ओकिनावा का जो सबसे बड़ी सिटी है नाहा, यहाँ पे सिर्फ जो है वो ट्रेन चलती है। ट्रेन मतलब कि MRT, वो जो एक पहिए पे ट्रेन चल रही होती है यहाँ पे पुल के ऊपर, तो वो सिर्फ सिटी के अंदर चलती है। बाकी अगर आपको किसी जगह पे ट्रैवल करना है तो आपको बस लेनी पड़ती है, और बस के साथ पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बस चलती है शाम 5 बजे तक। सुबह मेरे ख्याल से 9 बजे से स्टार्ट होती है और शाम 5 बजे तक लास्ट बस होती है। तो आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपने किस जगह जाना है। वहाँ जाके आपने जो है वो, अगर आप 5 बजे से पहले अगर आप नहीं निकल सके तो फिर आपको वहीं रुकना पड़ेगा। तो अब मुझे कोई इस चीज़ का आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि ओकिनावा जो है वो छोटा सा आइलैंड होगा, तो यहाँ पे कहीं भी बंदा जाके किसी भी टाइम वापसी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से साउथ से नॉर्थ में जाने के लिए आपको जो बस मिलती है वो 3.5 या 4 घंटे लेती है, और 4 घंटे आपने आने के कैलकुलेट करने हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल है यहाँ पे ट्रैवल करना। तो इसीलिए मैं अभी सिर्फ नाहा सिटी के अंदर ही रुक रहा हूँ आज का दिन, और कल मैं फ़्लाइट लेके यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन अगर ओकिनावा अगर आपने सिर्फ घूमना है पूरा आइलैंड, तो आपको कम से कम जो है वो मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ता चाहिए आपको प्लान करना पड़ेगा यहाँ पे रुकने के लिए। तो अभी चलते हैं, मुझे भूख लग रही है, मैं अभी सो के उठा हूँ, मैंने नाश्ता करना है। तो नाश्ता करके फिर देखते हैं कि यहाँ का जो मेन शॉपिंग स्ट्रीट है वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना गाड़ियों का ट्रेंड ऐसा है कि छोटी छोटी गाड़ियाँ, बहुत छोटी गाड़ियाँ, ये इस तरह की जिसमें ब्लैक वाली गाड़ी खड़ी हुई है, और या ये वाइट वाली गाड़ी खड़ी हुई है, तो इस तरह की बिल्कुल छोटी छोटी गाड़ियाँ, क्योंकि रोड इनके छोटे, और इस तरह ये सामने खड़ी हुई है ब्लैक वाली, तो छोटे रोड हैं और पार्किंग की जगह भी बहुत कम है, तो इसीलिए ये लोग बहुत छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ही प्यारी गाड़ियाँ हैं, इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये खड़ी हुई है होंडा की, और ये साथ वाली, तो 2 डोर गाड़ी है, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, बहुत प्यारी गाड़ियाँ हैं। इवन कि मैंने यहाँ पे जीप्स भी देखी थी बहुत सारी, सुजुकी की जीप्स हैं, जिमनी हो गई, इस तरह फॉर एग्जांपल वो खड़ी हुई है ब्राउन कलर की, तो इस तरह की जीप्स भी बहुत सारी हैं, और या तो फिर बाइक्स हैं इस तरह की घूमने के लिए। अच्छा, जापान का जो है पार्किंग सिस्टम बड़ा मुनफरिद है, अनोखा है, कि आप जो है यहाँ गाड़ी पार्क करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 29 नंबर में आपने गाड़ी पार्क करी, और यहाँ पे फिर आपको जो है वो ये बीच में पट्टी लगी हुई है, अगर आपका गाड़ी का टाइम ओवर हो जाता है पार्किंग का, तो ये बीच से जो है वो इस तरह ये प्लेट उड़ जाती है और गाड़ी के अंदर फंस जाती है, और अगर आपने यहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश करी तो गाड़ी डैमेज हो जाएगी पूरी। तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है ऑटोमेटिक इन लोगों ने, कि पार्क करने से पहले मेरे ख्याल से वो सामने बोर्ड लगा हुआ है 1600 मेरे ख्याल से 1 घंटे के, या फिर मेरे ख्याल से ये आधे घंटे के आपको देने पड़ते हैं, और अगर ओवर टाइम हो जाए तो ये इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली गाड़ी है, इसका भी जो है बीच से वो प्लेट उठी हुई है, तो जो भी ओवर टाइम होगा वो यहाँ पे इस तरह गाड़ी फंस जाएगी। तो फिर अगर आप ओवर टाइम के पैसे पे करोगे तो फिर यहाँ से गाड़ी निकलेगी। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। हालांकि यहाँ गाड़ियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन फिर भी पार्किंग का मसला, आप सिटी में कहीं भी जो है ऐसी रैंडमली कहीं भी पार्क नहीं कर सकते। स्पेशल जो वो पार्किंग प्लेसेस बनी हुई है, और पार्किंग की जगह पे अगर आपने गाड़ी पार्क करनी है यहाँ पे, वरना तो गाड़ी जो है बाहर उठा के ले जाएंगे आपकी। कोई भी जगह, मैंने पूरी स्ट्रीट घूमी है, कहीं भी गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, आपको यहाँ पार्क करके फिर पैदल जाना पड़ता है। इस तरीके से जो है वो पार्किंग की जगह दी हुई है, बिल्कुल छोटी सी, और वो नीचे चाबी लगी हुई है, और जब ये इसका फट्टा ऊपर हो जाता है तो फिर आपको पे करके चाबी निकलेगी मशीन से, आप चाबी से ये खोलोगे, ये नीचे होगा, तो फिर आप यहाँ से निकल सकते हो। भाई उसके अलावा यहाँ पे ये पार्किंग सिस्टम बने हुए, गाड़ियाँ जो हैं वो इस तरह चलती हैं ऊपर लिफ्ट के ज़रिए, आप गाड़ी अंदर डालो और गाड़ी आपको उठा के जो है वो ऊपर ले जाएगा। और ये पूरी बिल्डिंग है मेरे ख्याल से लंबी, इसके अंदर ऊपर तक पार्किंग जा रही है।
तो छोटे सिटी के अंदर इन लोगों ने पार्किंग का बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर निज़ाम बनाया हुआ है। इसमें यहाँ सिर्फ गाड़ी अंदर लेके जाओ और आपकी गाड़ी जो है वो खुद ब खुद पता नहीं कौन सी मंजिल पे ऊपर पहुँचा देगा ऑटोमेटिकली मशीन से। और जब आपको गाड़ी चाहिए ये बंदे को जाके दोबारा पैसे दो तो ये आपकी गाड़ी दोबारा कॉल कर लेगा। तो यहाँ पे जो है वो आप गाड़ी रेंट पे भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ओकिनावा में ट्रैवलिंग के लिए आई थिंक गाड़ी होना बेस्ट है, कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी से आप पूरे आइलैंड में किसी भी जगह किसी भी टाइम जा सकते हो। तो गाड़ी इज़ बेस्ट ऑप्शन। और गाड़ी रेंट करना भी यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है। प्राइसेस जो हैं वो सेम टू सेम जर्मनी की प्राइसेस हैं यहाँ पे, यूरोप वाली। और पेट्रोल भी बहुत महंगा है और यहाँ पे हाईवेज़ के अंदर टोल भी हैं, तो बहुत सारे टोल्स आपको देने पड़ते हैं। जब मैं आपको टैक्सी दिखाता हूँ कि टैक्सी जो है वो पुरानी टोयोटा की जो गाड़ियाँ होती हैं वो इस तरह की गाड़ियाँ हैं टोयोटा की, जिसमें जो है टैक्सी चलती है। और बाकी जो है वो ये वाली गाड़ियाँ। तो इन पुरानी गाड़ियों को भी जो है उन्हें मेंटेन करके रखा हुआ है कि बहुत पुरानी टैक्सियों को भी जो है वो क्या कहते हैं टोयोटा की 1980s की या फिर क्या कहते हैं 70s की गाड़ियाँ जो टोयोटा की हैं उसको मेंटेन करके इन्होंने टैक्सी बनाया हुआ है। भाई आप सफाई चेक करो यहाँ पे कितनी सफाई है रोड के ऊपर, इवन ये खंबे के पास, और ये यहाँ पे पूरा साफ़ सुथरा है सिटी, कोई कचरा वचरा नहीं है। यहाँ पे पौधे भी लगे हुए ना, तो पौधों के भी पत्ते आपको नहीं मिलेंगे नीचे, इतना साफ है ये लोग। मैं सोच रहा हूँ कि साइकिल निकालूं, साइकिल पे घूमने का यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा मज़ा आएगा, क्योंकि साइकिल पे आप जो है वो हर जगह आराम से जा सकते हो। तो रात को मैंने चलते हुए आई थिंक मैं रेस्टोरेंट में, नेपाली रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, तो वहाँ पे साइकिल्स खड़ी हुई थी बहुत सारी, और अली पे से जो है वो साइकिल्स निकल जाती हैं। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं साइकिल निकाल के थोड़ा सा जो है वो सिटी सेंटर जो है वो यहाँ का घूमूँ। और यहाँ पे अभी तक जो है ये लोग टेलीफोन यूज़ करते हैं, जिस तरह टेलीफोन के बूथ्स बने होते हैं। ये सामने देखें, ये टेलीफोन का बूथ लगा हुआ है और इसमें आप कॉइन डाल के, सिक्का डाल के जो है वो किसी को फ़ोन कर सकते हो उसके अंदर। तो अभी तक जापान के अंदर ये चीज़ चल रही है। और छोटी छोटी सुजुकियाँ बनी हुई हैं सामान वगैरह ले जाने के लिए। ब्रदर एक मसाला ऑमलेट एंड गार्लिक नान। गार्लिक नान, मसाला ऑमलेट। बहुत सारे नेपाली हैं यहाँ पे, तकरीबन कोई 40-50 रेस्टोरेंट्स हैं ओकिनावा के अंदर नेपाल के। तो अगर आप ओकिनावा में खाना खाने आते हो तो कोई मसला नहीं होगा खाना खाने का, हलाल ऑप्शन बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो वही नाश्ता कर लिया मैंने नेपाली रेस्टोरेंट से, मज़े का नाश्ता था। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बस पकड़ूँ, लेकिन बहुत बड़ा मसला है बस पकड़ने में। मसला है ये सारा कुछ जापानीज़ में लिखा हुआ है, तो आई थिंक इट्स गुड ऑप्शन टू वॉक। यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की वॉक दिखा रहा है, 30 मिनट की, और रास्ता है मेरे ख्याल से 900 मीटर या 1 किलोमीटर का। तो वॉक करके चलते हैं, क्योंकि बस में बैठूंगा तो बस में बैठ के फिर कहीं का कहीं निकल जाऊंगा और समझ भी नहीं आएगी बस की। तो वॉक करते हुए चलते हैं। मसला ये है कि लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है, और ये ना हो कि बारिश तेज़ हो जाए। मौसम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन जो है ना वो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो 2-3 मिनट मैंने वेट भी किया था जगह पे, बारिश रुक गई थी लेकिन अब फिर दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो साइड में कहीं खड़ा होना पड़ेगा मेरे ख्याल से बारिश से बचने के लिए। बारिश जो है ना तेज़ हो गई है, कैमरा भी भीग जाएगा वरना। यहाँ जापान में पता नहीं लगता कि हर 2 मिनट में 3 मिनट में बारिश स्टार्ट हो जाती है, 1-2 मिनट बारिश चलती है, फिर बारिश ख़त्म हो जाती है। मेरे ख्याल से सफाई का जो है वो निज़ाम इसीलिए अच्छा है कि बहुत ज़्यादा बारिश भी यहाँ पे होती है, डेली बारिश होती है। अरे तो मज़ा ही मौस। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ मेन स्ट्रीट के ऊपर इनकी, ओकिनावा का ये सेंट्रल शॉपिंग स्ट्रीट है, और बहुत सारी शॉप्स होनी में लाइन से सामने।
और मेरे ख्याल से अभी स्कूल की छुट्टी हुई है और बहुत सारे जो है वो स्कूल के बच्चे यहाँ पे जो है वो लंच करने के लिए मेरे ख्याल से रुके हुए हैं यहाँ पे। और काफ़ी पब्लिक है, टूरिस्ट भी है काफ़ी सारे यहाँ पे पीछे। और मैंने जो है वो मेरे ख्याल से 7-8 दिन से एक सेम शर्ट पहनी हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा जापान की फीलिंग लेनी है तो जापान की जो है वो शर्ट पहन लूँ। तो यहाँ से मैंने 3000 येन की जो है वो शर्ट खरीदी है। 3000 येन मेरे ख्याल से बनते होंगे शायद आई थिंक 7 या 8 यूरो आई थिंक रफली। तो सही है, अच्छी शर्ट है। तो अब मैं यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जापानीज़ ट्रेडिशन के जो है बहुत सारे जो है वो खाने यहाँ पे मिल रहे हैं और सुवेनियर शॉप्स शॉपिंग के लिए आई थिंक फॉर मेकअप के लिए बहुत सारी दुकानें और क्या कहते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दिस स्ट्रीट। बहुत प्यारी स्ट्रीट है, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये मेरे ख्याल में स्कूल से जो है वो छुट्टी हुई है अभी इस टाइम पे, दोपहर के 2 या 3 बज रहे हैं। तो बहुत सारे जो है वो स्कूल के बच्चे मेरे ख्याल से वापस आ रहे हैं घर की तरफ। सामने कोई स्कूल वगैरह होगा। वो पीछे तक जो है वो सारी स्ट्रीट है। स्ट्रीट के ऊपर ये कोकोनट के ट्रीज भी लगे हैं, बहुत प्यारा लुक दे रही है स्ट्रीट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे 2 किस्म की टैक्सियाँ हैं। एक ये काली वाली टैक्सी खड़ी है और एक ये पुराने ज़माने की टोयोटा जो है वो, ये जो निसान लग रही है मुझे, निसान वाली टैक्सी है। तो दोनों तरह की टैक्सी यहाँ पे चल रही हैं। सिग्नल का वेट कर रहे हैं, सिग्नल खुले। सिग्नल खुल गया। सिग्नल खुलते जो है ना, ये इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, ताकि मेरे ख्याल से जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको भी जो है वो रास्ता या स्ट्रीट क्रॉस करने में मुश्किल ना हो। और बस स्टॉप के ऊपर इस तरह की बैठने की जगह भी बनाई हुई है हम लोगों ने। ये सारी लाइन से दुकानें हैं सुवेनियर शॉप्स की, यहाँ से हर चीज़ आपको मिल जाएगी और हज़ारों आर्टिकल है इनके पास। सिर्फ 1 मिनट मैंने जो है वो वॉक करी है, 1 मिनट में फिर सिग्नल आ गया अभी। तो एक मेरे ख्याल से मिनट पे सिग्नल बना हुआ है क्रॉस करने के लिए, और हर सिग्नल पे लाइट्स लगाई हुई हैं इन लोगों ने। ये कोई फेमस पॉइंट है इनका मेरे ख्याल से। बच्चे खड़े होकर तस्वीरें ले रहे हैं यहाँ पे। खाने पीने की जगह बनी हुई है मेरे ख्याल से। ये रेस्टोरेंट होगा। टॉय शॉप लग रही है मेरे ख्याल से। भाई फिर से बारिश शुरू हो गई है। बारिश में मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, बारिश थोड़ी कम हो तो फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। तो ये बड़ा मसला है कि हर 10 मिनट बाद बारिश हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है। बारिश ने बड़ा तंग करा हुआ है। जब तक आप यहाँ पे गाड़ियाँ देखो, ये नई टैक्सी और उससे पीछे पुरानी टैक्सी, और उससे भी पुरानी टैक्सियाँ ये 2 खड़ी हैं। हर किस्म की टैक्सी यहाँ पर चल रही है। ये बस आ गई।
ये कोई सी फूड की दुकान आ गई मेरे ख्याल से। बाहर जो है वो लाइव सी फूड रखा हुआ इन लोगों ने, अंदर ये बेच रहे होंगे। ये भी सी फूड ही लग रहा है। और ये मेरे ख्याल से इनकी फेमस जो है वो खाने की चीज़ है, सीवीड। और ये लोग जो है वो खाते हैं इसको, इस तरह ये पैकेट में मिलती है। और यहाँ पे ये पाइनएप्पल्स, रेडियो पे गाना चल रहा है। मॉडर्न बस, छोटी वाली। तो यहाँ पे जापान के अंदर मैंने देखा है कि आई थिंक 90% गाड़ियाँ होंडा, टोयोटा और सुजुकी, निसान भी है, इसके अलावा कोई और गाड़ियाँ नहीं है। बहुत कम गाड़ियाँ हैं इनके अलावा। एक आध मर्सिडीज BMW दिख जाती है, लेकिन जो है वो 98% गाड़ियाँ जो है ना वो ये 3-4 कंपनियाँ हैं। और मेरे ख्याल से जापान इसका मैन्युफैक्चरर है गाड़ियों का। और जापानीज़ कोई अम्मा थी, उसने जो है वो शर्ट बेची, बेचने के बाद जो है मुझे वो 4-5 टॉफियाँ मुझे दिखाने के लिए। बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। मेरे ख्याल से कोई शॉपिंग सेंटर लग रहा है इन लोगों का। शॉपिंग सेंटर के अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या रखा हुआ इन लोगों ने। पता नहीं यहाँ से गाड़ी चल रही है, क्रॉस करना ठीक है या नहीं है। वो सामने क्रॉसिंग बनी हुई है, वहां से क्रॉस करता हूँ। तो ये तो पूरी आई थिंक फूड स्ट्रीट टाइप की शॉपिंग मॉल लग रहा है। तो अच्छा, ये बारिश भी हो रही है तो बारिश से बच जाऊंगा। यहाँ पे अंदर चलते हैं। ये तो कोई बाजार लग रहा है मेरे ख्याल से। वो लंबा, बहुत आगे तक चल रहा है बाजार। फोन केसेस लगे हुए हैं यहाँ पे। ये दुकान भी मेरे ख्याल से जो है वो जापानीज सीवीड की लग रही है। और काफ़ी तरह की जो है वो चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, अजीब व गरीब से। खाने में पता नहीं कैसी हो गई है, इस तरह की दिखती है ये, ग्रीन कलर की। अजीब सा टेस्ट होगा इसका, तो नाम पता नहीं क्या। सारी जापानीज लिखी हुई है तो समझ नहीं आ रहा। सी फूड की स्मेल आ रही है, बहुत गंदी, बहुत तेज सी फूड की स्मेल आ रही है यहाँ से। अजीब व गरीब सा सी फूड यहाँ मिल रहा है मेरे ख्याल से। पता नहीं जिंदा है या मरा हुआ है, लेकिन सी फूड पड़ा हुआ है यहाँ पर। एक्सोटिक किस्म की मछलियाँ। ये तो भाई जिंदा है, हिल रहा है, जिंदा है। भाई ये भी जिंदा है, पर्पल कलर का केकड़ा पड़ा हुआ है जिंदा एक्वेरियम के अंदर। ये तो स्टोन फिश है, ये तो जहरीली होती है बहुत। डाइविंग करते हुए मैंने देखा था इसको, स्टोन फिश को, बहुत जहरीली होती है। अगर ये काट ले तो बंदा 1 घंटे के अंदर अंदर मर जाता है। ये भी खा रहे हैं ये लोग।
यहाँ पे अंदर गोश्त की दुकान बनी हुई थी और वहाँ पे बीफ मिल रहा था। तो बीफ से मुझे याद आया कि जापान के अंदर जो है ना, 2 किस्म के बीफ हैं, एक वैग्यू और एक कोबे। वैग्यू बीफ और कोबे बीफ जो है ना, वो दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव बीफ है और सबसे मज़ेदार जो है ना दुनिया का बीफ, वो वैग्यू बीफ है। और जापान में स्पेशली ये यहाँ पे जो है वो महंगे रेस्टोरेंट्स के अंदर बिकता है। मैं कोशिश करूँगा कि टोक्यो के अंदर कुछ हलाल रेस्टोरेंट्स हैं जो वैग्यू जो है वो हलाल बेचते हैं, उसके स्टेक्स वगैरह या फिर बर्गर वगैरह, तो वो ट्राई करूँगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आपको जापान में मिलेगा वैग्यू ट्राई करने का। और इसका जो है वो एक बैल, मेरे ख्याल से इसकी बोली लगती है वैग्यू की, जो 1 लाख से 2 लाख डॉलर तक का बिकता है। सबसे बेस्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो मीट है वो मेरे ख्याल से मिलियंस ऑफ डॉलर में जो है वो सेल होता है एक बछड़ा। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है वैग्यू बीफ ट्राई करने का। तो ओकिनावा के अंदर तो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी कम है। मैं सोच रहा हूँ कि टोक्यो में थोड़ी सी मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर जाके शायद एक छोटा सा बीफ का टुकड़ा ट्राई करने को वहाँ पर मिल जाए। तो हम करेंगे वहाँ पे टोक्यो में। तो अभी जो वैग्यू और कोबे भी बिक रहा था दुकान के ऊपर, छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए थे। प्राइस तो मैंने चेक नहीं करी, लेकिन यहाँ पे जो है वो मिलता है, जापान में पूरे मिलता है आपको हर जगह में। और ये लिखा हुआ था कि इशिकागी आइलैंड का, इशिकागी आइलैंड जो है वो ओकिनावा आइलैंड का एक अगला छोटा सा आइलैंड है। मेरे ख्याल से यहाँ से जो है वो फेरी लेनी पड़ती है 1 घंटे की, और आप इशिकागी आइलैंड पर पहुँच जाते हो। तो स्मॉल आइलैंड है जापान का, और वहाँ से मेरे ख्याल से वो बीफ आया होगा। अब ये हो गई है मार्केट ख़त्म। फिर यहाँ पे मेरे ख्याल से क्रॉसिंग आ गई है, ये 7-Eleven, और यहाँ से वो बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जल्दी निकल जाओ भाई, बारिश हो रही है यहाँ पे बाहर। तो मेरे ख्याल से बाहर घूमना अभी सही नहीं है। अच्छा हुआ मैंने प्लान नहीं करा कहीं बाहर घूमने का, ये अंदर मार्केट में आज सारा दिन में घूमूंगा, क्योंकि आज रेनी डे है। तो कल का दिन एक्वेरियम निपटा दिया मैंने, तो सही है। बाहर का अगर मैं ट्राई करता तो फिर यहाँ पे बारिश का दिन है आज पूरा दिन, तो फ़ायदा नहीं था। इस वाली मार्केट में सन्नाटा है, मेरे ख्याल से बिल्कुल एंड में बनी हुई है मार्केट ये वाली, तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और बुढ़े लोगों से मेरे को एक और फैक्ट याद आया इस ओकिनावा आइलैंड पे, ये दुनिया का वो आइलैंड है पूरी दुनिया में जहाँ पे जो है वो लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा है इस आइलैंड के ऊपर, क्योंकि इसकी हवा साफ़ है, पानी साफ़ है, और लोग यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो 100 साल से ऊपर जीते हैं। मतलब यहाँ की जो जितनी मेजॉरिटी है, आई थिंक 70%, तो उनकी उम्रें 100 से ज़्यादा है। और 100 से ज़्यादा जो क्रॉस करती है उम्र यहाँ पे लोगों की, वो इस आइलैंड के ऊपर है, ओकिनावा के ऊपर। तो वही अगर आपने वो 100 साल तक ज़िंदगी गुजारनी है तो इस आइलैंड पे आ जाओ और यहीं पे आके रुक जाओ, क्योंकि हर चीज़ साफ़ सुथरी है, आइलैंड साफ़ सुथरा है, खाना, यहाँ का पानी, इवन यहाँ का पानी जो है वो पहाड़ों से आता है, तो वो पानी में भी जो है मिनरल्स होंगे, अच्छे होंगे। तो लाइफ की क्वालिटी तो है इस आइलैंड के ऊपर, ये तो मानना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैं मिस कर रहा हूँ ना इस टाइम पे बाज़ार के अंदर, वो है बबल टी। ताइवान की बबल टी हर जगह मिलती थी, तो मतलब मैं 3-4 घंटे में एक आध तो पी लेता था चलते चलते। अब यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। इधर मेरे ख्याल से या तो माचा टी है, माचा टी बड़ी मतलब कड़वी सी है, अजीब सी कॉफ़ी है, या तो नॉर्मल कॉफ़ी है इन लोगों की। तो ताइवान मिस कर रहा हूँ अभी बबल टी के मामले में। बड़े मज़े की थी बबल टी वहाँ पर। ये कोई सब्ज़ी की दुकान में मेरे ख्याल से या तो ये लहसुन है, लहसुन नहीं लग रहा मेरे ख्याल से, कोई इधर की जड़ी बूटी है इस आइलैंड की, वो बिक रही है 380 रुपये की। और ये इनके आलू चेक करो, इनके ये नॉर्मल आलू है, और ये मेरे ख्याल से स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी इसको बोलते हैं, वो है ये पूरी सब्ज़ी की दुकान। अजीब व गरीब सब्जियाँ चल रही हैं यहाँ पे। जो अंगूर कितना बड़ा, और ये यहाँ का मेरे ख्याल से कीनू, और ये आलू बुखारा।
और ये तो गाजर है मेरे ख्याल से। और ये गाजर, ये भी गाजर है लेकिन कलर कैसा इसका अजीबोगरीब, पीले कलर की गाजर। भाई बबल टी की याद आ रही थी, चलते चलते मुझे जापानीज बबल टी की दुकान मिल गई और ये मैंने जो है यहाँ से खरीदी है। पता नहीं क्या नाम है इसका, गोल्डन बबल टी कुछ करके नाम है इसका, विद कोकोनट जेली। तो बहुत मजे की है, गर्मी भी हो रही चलते चलते। तो ये मैंने लिया तकरीबन 700 येन की, 700 येन बन गया तकरीबन आपके 1.5 यूरो मेरे ख्याल से, 1.5 या 2 यूरो। तो बेस्ट है। तो अभी बारिश हो रही है तो बिल्कुल यहाँ पे दुकान के छज्जा बना हुआ है, इसको नीचे बैठ के मैं पी रहा हूँ। सामने जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई है। भाई जापान के अंदर आप लोगों ने अगर शॉपिंग करनी है ना, सुवेनियर्स खास तौर पे अगर साथ लेके जाना है यहाँ से, तो ये वाला मॉल है डॉनकुयोते। डॉनकुयोते में जो है वो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे कपड़े, सुवेनियर्स, बैग्स, क्या कहते हैं, खाने पीने का सामान, जापान की जो चॉकलेट्स वगैरह हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ से मिल जाएंगी और टैक्स फ्री। जो भी चीज़ आप लोग यहाँ से ख़रीदोगे तो यहीं पे आपको जो है वो पासपोर्ट के ऊपर वो आपका लेके और आपको टैक्स भी रिफ़ंड कर देंगे सारा, और आपको जो है वो टैक्स फ्री, टैक्स काट के जो है वो बिल बना देंगे और सामान दे देंगे। और 7 फ्लोर हैं इसके, बहुत बड़ा जो है वो शॉपिंग सेंटर है। अंदर हर चीज़ इन लोगों ने रखी हुई है और अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर है, सस्ती है। बजाय कि आप यहाँ लोकल शॉपिंग जो है वो शॉपिंग स्टोर से जो है सामान लो, यहाँ से आप सामान ले सकते हो। तो ऊपर मेरे ख्याल से अभी इन लोगों ने कैमरा बंद किया हुआ था, बहुत सारे स्टोर्स पे कैमरा नहीं था, तो इसलिए मैं कैमरा अंदर लेके नहीं गया। लेकिन बहुत ज़बरदस्त आइटम रखे हुए थे। इस तरह के आइटम सिर्फ आपको जापान में मिलेंगे और कहीं भी नहीं मिलेंगे। इवन के जो इनके कार्टून कैरेक्टर्स हैं, पोकेमॉन, डोरेमॉन और इस तरह की जो सीरीज़ हैं, उसकी भी जो है वो एक्सेसरीज सारी पड़ी हुई थी, शर्ट्स वगैरह, की चेन और वो कैरेक्टर्स, पोकेमॉन के कार्ड होते हैं, वो सारा सामान इन लोगों ने लगाया हुआ था उसके अंदर। तो डॉनकुयोते नाम याद रखें और यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से टोक्यो के अंदर तो बहुत सारे होंगे, ये ओकिनावा में सिर्फ एक ही बना हुआ है। ओकिनावा के अंदर भाई ख़ास तौर पे यहाँ पे मशहूर है कि इन लोगों ने सांप का लिक्वर बनाया हुआ है। सांप के थ्रू जो है वो सांप को ऐसे बोतल में रख के प्रिजर्व करके और सांप की शराब बनाते हैं ये लोग। ये बहुत मशहूर है ओकिनावा के अंदर। बोतल के अंदर जो सांप पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से ये वाइपर है और इसकी शराब बेचते हैं। ऊपर पड़ी हुई है शराब की बोतल सांप की, 6050 येन की। नीचे वाली जो है वो 58,000 की है मेरे ख्याल से, सॉरी 58,000 नहीं, 5,980 की। वो भी ऊपर सारी शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, अंदर सांप रखा हुआ। यहाँ पे ओकिनावा के अंदर दूसरा फैक्ट जो गूगल बता रहा है, यहाँ पे खास तौर पे सांप की शराब बनाते हैं। तो जहरीला सांप है यहाँ का, ओकिनावा का आइलैंड का, उसको ये लोग बोतल में डाल के सालों उसको प्रिजर्व करके ये लोग जो है वो इसकी शराब बनाते हैं और उसकी शराब बेचते हैं। बहुत मशहूर है यहाँ पे। ये लोकल लोग जो शराब पीने वाले हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं इसकी शराब ट्राई करने के लिए। ये इतनी सी जगह है, 2 कदम है, 2 कदम के ऊपर भी सिग्नल बना के रखा है इन लोगों ने। ये सामने सिग्नल बना हुआ है। बंदा पूछे कि 2 कदम जाने के लिए भी सिग्नल है। चलो, चीं चीं की आवाज़ आ गई, सिग्नल खुल गया। ये गाड़ी बहुत अच्छी है, वाइट कलर की। ये वाला सिग्नल ठीक है भाई, समझ में आता है कि ज़्यादा चलना पड़ेगा यहाँ पे। मेरे ख्याल से 15-20 कदम का सिग्नल है, तो ये ठीक है। लेकिन वो सिर्फ 2 पट्टियाँ लगी हुई हैं, सिग्नल बना हुआ है, तो अजीब सी बात है।
ये मेरे ख्याल से स्कूल के लोग जा रहे हैं, ये तो घूमने जा रहे हैं मेरे ख्याल से। स्कूल का यूनिफॉर्म ड्रेस पहना हुआ नहीं है इन लोगों ने। अच्छा, मैं यहाँ पे यूरोप की तरह चल रहा था। यहाँ पे सिस्टम पाकिस्तान वाला है। लेफ्ट साइड पे जो है वो इधर चलने वाले और राइट साइड पे दूसरी तरफ। तो लोग जो हैं वो चल भी ऐसे ही रहे हैं, अपनी लाइन में चल रहे हैं, कोई भी गलत नहीं चल रहा है यहाँ पे। गाड़ियों की तरह जो लेफ्ट साइड पे चलने वाले हैं वो लेफ्ट साइड चल रहे हैं और राइट साइड पे राइट साइड वाले लोग चल रहे हैं, ताकि जो है वो बीच में भगदड़ नहीं मचे आपस में। तो मैं गलत जा रहा था, इसलिए काफ़ी लोगों ने मुझे गूगल पे देख रहे थे कि भाई ये अपनी लाइन में क्यों नहीं चल रहा। तो अब मुझे समझ में आया कि यार ये क्या मसला था। तो अब मैं अपनी साइड पे चल रहा हूँ। यहाँ पे रोड के ऊपर क्रॉसिंग बनी हुई है, चारों तरफ स्क्वायर क्रॉसिंग तो है ही, लेकिन ये बीच में एक्स क्रॉसिंग भी बनी हुई है। सेंटर के अंदर भी क्रॉस कर रहे हैं रोड भाई। सेंटर में चलते हैं, मुझे जाना उस तरफ का, तो शॉर्टकट जो है आप सेंटर से भी क्रॉस कर सकते हो। चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। तो बोलते हैं ऑल ओवर क्रॉसिंग, चारों तरफ से जो है वो क्रॉसिंग बनी हुई है, बीच में सेंटर में से भी, साइड से भी और स्क्वायर भी क्रॉसिंग। और एक टाइम पे सारा एक साथ खुल जाता है। ये बड़ा ज़बरदस्त सीन है। मेरे ख्याल से टोक्यो में जो शिबू स्क्वायर है उसकी याद दिला रहा है। शिबू स्क्वायर पे जो इतना रश होता है और वहाँ पर क्रॉसिंग करने का मज़ा आता है। तो वो मेरा एंड गोल होगा, वहाँ पर जाकर मैं क्रॉसिंग करूँगा। तो भाई ये था एक दिन ओकिनावा डाउनटाउन में। अब मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, क्योंकि शाम हो गई है, तकरीबन 9:30 बज रहे हैं। और रात को जो है वो डाउनटाउन का जो है वो पूरा मंजर बिल्कुल अलग ही चेंज हो गया है। बिल्कुल दोपहर को मैंने आपको दिखाया था और रात में जो है ज़्यादा रश हो गया यहाँ पे। तो आई थिंक टुडे इज़ इनफ फॉर ओकिनावा। और कल मेरी फ़्लाइट है सुबह फुकुओका की। फुकुओका जो है वो जापान मेनलैंड में साउथ में जो है वो क्या कहते हैं, एक सिटी है। तो 1 घंटे की फ़्लाइट होगी यहाँ से। मैं जा रहा हूँ यहाँ से तकरीबन मेरी 10 बजे फ़्लाइट है सुबह, तो मुझे जल्दी उठना है सुबह, तकरीबन 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना होता है। तो आपसे मिलता हूँ कल फुकुओका में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और अगर आप लोगों ने पिछले वाले व्लॉग्स नहीं देखे, क्योंकि मेरी ये पूरी सीरीज़ चल रही है व्लॉग्स की डिफरेंट कंट्रीज़ इन साउथ एशिया, तो वो भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आप लोगों से कल फुकुओका में, जापान टूर। सो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।